आज की जो कहानी है इसे सुनकर आपको एक अजीब सा एहसास होगा। आज की कहानी एक ऐसी मानसिकता के लोगों की कहानी है जो हमारे ही आसपास के काफ़ी खास रिश्तेदार होते हैं। किस तरह से उस मानसिकता के लोग जो समाज में मौजूद हैं वो अपने ही रिलेशन को, अपने ही संबंध को किस तरह से शर्मसार करते हैं। आज की कहानी सुनने के बाद गुस्सा भी आएगा। आज की कहानी सुनने के बाद हमारे जो शासन प्रशासन है उनके काम पे आपको गर्व भी महसूस होगा। आज की कहानी की शुरुआत होती है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने भी आते हैं और चंडीगढ़ पंजाब का कैपिटल भी है। चंडीगढ़ में 14 जुलाई 2017 के दिन एक ऐसी कहानी की शुरुआत होती है जिसे सुनकर हर किसी का खून खौल उठता है। महज एक 10 साल की लड़की जो सुबह सुबह अपने घर पे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने स्कूल के लिए अपना बैग पैक किया, अपने आप को रेडी किया, कपड़े पहने और माँ से चोटी बनवाने के लिए जैसे ही बैठी थी वैसे ही उसके चोटी को बनाते बनाते ही उस लड़की के आंखों से आंसू टपकने लगे। वो लड़की छटपटाने लगी, बेचैन होने लगी, परेशान होने लगी और माँ को कहने लगी कि आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। माँ को लगा आम तौर पे जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने में परेशान करते हैं, आनाकानी करते हैं, इस वजह से उनकी भी बेटी ऐसा कर रही है। लेकिन जब माँ को लगा कि उनकी बेटी वाकई किसी परेशानी में है तब माँ ने ज़ोर ज़बरदस्ती की और बार बार पूछा कि स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती हो। बेटी पेट पकड़ के रो रही थी और लगातार कह रही थी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कदकाठी में वो बच्ची थोड़ी मोटी सी थी और देखने में बहुत अच्छी, चुलबुला उसका स्वभाव था। लेकिन आज जब वो इस तरह से रो रही थी, तड़प रही थी, तो माँ को भी चिंता सताने लगी। उसने तुरंत उसके पिता को कॉल लगाया जो कि एक सरकारी मुलाजिम है। काफ़ी निम्न स्तर की उनकी सरकारी जॉब है और माँ भी आसपास के घरों में काम करती थी अपने घर को अच्छे से चलाने के लिए। बच्ची स्कूल जाती थी, उसके बाद वो घर आती थी और कुछ घंटों के लिए अकेले रहती थी। उसके बाद उसकी माँ भी घर आ जाया करती थी और पिता सीधे शाम को ही घर आया करते थे। लेकिन आज ऐसा बर्ताव देखकर उस बच्ची का माँ का कलेजा फट उठता है। वो तुरंत उसके पिता को कॉल करती है। पिता घर आते हैं और दोनों ही मिलकर उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो ज़रूरी जांच महिला डॉक्टर करती है और जब महिला डॉक्टर उसके पेट को छूती है तो उसे कुछ अलग ही एहसास होता है। वो तुरंत इस चीज़ के तह तक जाने के लिए कि बच्चे के पेट में जो वो समझ रही हैं ऐसा कुछ है या नहीं, तुरंत ज़रूरी जांच लिखकर एक पर्चा दे देती हैं। इस जांच को करवाने के लिए उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल में फिर अलग विभाग में जाते हैं और जांच कराते हैं। कुछ ही घंटों में रिपोर्ट भी उनके हाथ में आ जाता है। जब फिर से रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखती है और फिर माँ बाप को लगातार डांटना शुरू कर देती है। उसके माँ बाप को समझ ही नहीं आ रहा था कि महिला डॉक्टर कह क्या रही है और क्यों डांट रही है और उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है। महिला डॉक्टर ने पहले तो इधर उधर की बात सुनाई, खरी खोटी की, लेकिन उसके बाद स्पष्ट रूप से कहा कि आपकी बच्ची के साथ इतना कुछ हो चुका है। माँ जब घबराती है और पूछती है कि क्या हो चुका है, क्या बात है कि आप इतनी ज़्यादा परेशान हैं, वो स्पष्ट रूप से हमें बताएं। तब उस महिला डॉक्टर के मुंह से ये शब्द निकलता है कि आपकी बेटी 30 हफ्ता की गर्भवती है। गर्भधारण का जो पूरा महीना होता है वो 40 से 41 हफ्ते का होता है और 30 हफ्ते की गर्भवती एक 10 साल की बच्ची है। इसे सुनते ही उसके माँ बाप के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। अब उसके बाद माँ रोना शुरू कर देती है। पिता को भी कुछ समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है और इधर माता पिता का दुख देखकर डॉक्टर ये अंदाज़ा लगा लेती है कि ये कहानी कुछ अलग ही है। अब डॉक्टर पहले तो माता पिता को दिमागी तौर पे थोड़ा शांत कराने की कोशिश करती हैं। उनकी मदद करने के लिए वो आगे हाथ बढ़ाती हैं और जानने की कोशिश करती हैं कि इस बच्चे के साथ हुआ क्या है।
लेकिन माता पिता उस बच्चे के लगातार कह रहे थे कि हमें कुछ भी पता नहीं है। चूँकि माँ बाप दोनों ही काम करते थे और घर पे नहीं होते थे और बच्ची भी स्कूल चली जाती थी। बच्ची पढ़ने में बहुत तेज़ थी, इंग्लिश और मैथ्स की बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी और साथ ही पेंटिंग का भी उसको बहुत ज़्यादा शौक था। बस इतनी सी जानकारी वो डॉक्टर को दे पाते हैं। उसके बाद डॉक्टर तुरंत ही नज़दीकी पुलिस थाने पे सूचित करती है कि एक छोटी सी लड़की है जिसके पेट में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। उसके बाद पुलिस की टीम आती है और पुलिस की टीम मौका वारदात पे आने के बाद बच्ची से अंकल बनकर इधर उधर की बात पहले पूछने की कोशिश करती है। उसके बाद डॉक्टर और पुलिस दोनों ही मिलकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस बच्ची के साथ कुछ दर्दनाक हादसा हुआ है। इसके बाद मनोचिकित्सक को बुलाया जाता है और इस बच्चे की काउंसलिंग कराने की निर्णय को लिया जाता है। उस वक्त तक जो बच्चे की माँ थी उससे एक आवेदन पत्र पुलिस थाने में दाखिल कराया जाता है। जो घटना बच्ची के साथ हुई थी स्पष्टीकरण से सामने नहीं आ रही थी, इस वजह से जो मनोचिकित्सक आए थे उनसे बच्ची की लगातार काउंसलिंग होती है। बच्ची से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें गुड और बैड टच के बारे में मालूम है। बच्ची बताती है कि उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। इसके बाद पूछा जाता है कि क्या माँ बाप के जाने के बाद घर से जब तुम स्कूल से आती हो तब तुम्हें कोई मिलता है, तुम्हें कोई छूने की कोशिश करता है, किस तरह से छूने की कोशिश करता है उसे ये बताया जाता है एक तरह से इशारा करके। फिर वो बच्ची बताना शुरू करती है। वो बताती है कि मम्मी के जाने के बाद उसके मामा घर आते हैं। उसके कुल 2 मामा थे। बड़े मामा का जो नाम था वो नाम था कुलविंदर। उसने बताया कि कुलविंदर मामा घर आते हैं, मुझे टॉफ़ी देते हैं, मुझसे बातें करते हैं और फिर मुझे इस तरह से छूते हैं। बच्चे की बात सुनकर मनोचिकित्सक भी सहम जाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची जिसका अपना सगा मामा इन हरकतों पे उतर आया है। उससे पूछा जाता है कि ये सारी चीज़ें कब से तुम्हारे साथ हो रही है। फिर वो बच्ची बताती है कि नवंबर दिसंबर 2016 का समय था और उस समय से मामा लगातार घर आते हैं। इसके बाद कुलविंदर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद कुलविंदर को जब सख्ती से पुलिस की टीम पूछताछ करती है तो कुलविंदर भी इस बात को स्वीकार लेता है कि उसने अपनी भांजी के साथ गलत काम किया है। उसके बाद तत्काल ही कुलविंदर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इधर बच्ची की जब 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो जाती है तो माता पिता अब याचिका दायर करते हैं लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट में वो जा करके मदद मांगने की गुहार करते हैं न्यायाधीश से कि बच्चे के पेट में जो बच्चा है वो किसी भी तरह से हटा दिया जाए, क्योंकि ना ही ये सामाजिक रूप से सही है और ना ही ये बच्ची के स्वास्थ्य के लिए सही है। इसके बाद जो न्यायाधीश होते हैं वो मेडिकल रिपोर्ट मंगाते हैं, डॉक्टर की टीम से बात की जाती है। तब पता चलता है कि अगर इस बच्चे को हटाया जाएगा तो इस बेटी के जान पे भी खतरा है और साथ ही उसके पेट में पल रहे बच्चे के भी स्वास्थ्य के लिए, जान के लिए ये अच्छा नहीं होगा और इस वजह से ऐसी बड़ी लापरवाही हो सकती है जिससे बच्ची की जान भी जा सकती है। इसके बाद जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि बच्ची का जो गर्भ है उसे हटाया नहीं जा सकता है। इधर माता पिता की परेशानी बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि ये जो खबर थी ये पूरे न्यूज़ चैनल पे मीडिया रिपोर्टर्स के पास पहुंच चुकी थी। लगातार घर पे तांता लगता जा रहा था। सुबह से शाम हो जाते थे, बच्ची से तरह तरह के सवाल पूछे जाते थे, माँ बाप से तरह तरह के सवाल पूछे जाते थे और इनका जवाब देना दोनों ही लोगों के लिए, दाम्पत्य के लिए बहुत कठिन हो रहा था। जब याचिका लोअर कोर्ट में नहीं सुनी जाती है तब माता पिता हायर कोर्ट में जाते हैं। हायर कोर्ट में भी मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर की टीम से बात करने के बाद वहाँ पे भी जज साहब यही ऑर्डर पास करते हैं कि ये नामुमकिन है, बच्ची के गर्भ को हटाया नहीं जा सकता। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जब अर्जी लगाते हैं कि उनकी बच्ची इस
बच्चे के वजन को, इस बच्चे के भार को नहीं सह पाएगी, तब जाकर कोर्ट से थोड़ी राहत मिलती है और उन्हें बोला जाता है कि बच्चे के गर्भ को हटाया नहीं जा सकता है। डॉक्टर से बात करने के बाद उसके सुरक्षित तरीके से बच्चे के जन्म देने की प्रक्रिया को शुरू करवाई जाती है और साथ ये भी कहा जाता है कि उसके बच्चे को अगर माता पिता नहीं रखना चाहते हैं, वो बच्चे खुद भी सक्षम नहीं है इस काम के लिए, इस वजह से इस बच्चे को जन्म देने के बाद ही ना ही माता पिता को सौंपा जाएगा, ना ही उस बच्चे को दिखाया जाएगा। बच्चे को इस बारे में पता भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ है और इस बच्चे को तुरंत ही किसी भी चाइल्ड होम भेज दिया जाएगा। और यही उसके माता पिता भी चाह रहे थे। इसके बाद जैसे ही ये ऑर्डर पास होता है, बच्चे की आनन फानन में ऑपरेशन की तैयारी की जाती है। चूँकि बच्चा प्री मैच्योर था, इस वजह से वो बड़े ऑपरेशन से इस दुनिया में आता है, लेकिन बच्ची को इस बारे में भनक भी नहीं होने दिया जाता है कि उसके पेट में एक बच्चा था और उसका ऑपरेशन भी हुआ है। डॉक्टर जब राउंड पे आती है, उस बच्ची से बातचीत करती है दूसरे दिन ऑपरेशन के, तो वो बच्ची घबराई सी होती है, थोड़ी मायूस होती है। डॉक्टर उससे काफ़ी अच्छे तरीके से पेश आती हैं, उससे बात करती हैं, उससे पूछती हैं कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। वो बताती है उसे पेंटिंग अच्छा लगता है और उसे गुड़िया से खेलना अच्छा लगता है। फिर डॉक्टर प्रॉमिस करती हैं कि उसे एक गुड़िया ला करके देंगी और वो तुरंत ही गुड़िया मंगवाती हैं और उस बच्चे को सौंप देती हैं। लेकिन सबकी आंखें उस समय इस बात को सोचकर नम थी कि वो जब उस गुड़िया से खेल रही थी तो उसे पता भी नहीं था कि उसने एक दिन पहले ही एक गुड़िया को ही जन्म दिया है, जिसे वो देख भी नहीं सकती और जो अभी अभी जन्म के बाद ही एक चाइल्ड होम पहुंच चुका है। GMCH एक बहुत बड़ा अस्पताल है चंडीगढ़ का, जहां पे 17 अगस्त को इस बच्ची का ट्रीटमेंट यानी ऑपरेशन सक्सेस होता है और फिर उसके बाद ही सेक्टर 15 में इस बच्चे को एक चाइल्ड होम को सौंप दिया जाता है, जहां पे कुछ महीनों तक इस बच्चे की पूरी देखभाल होती है। उसके बाद महाराष्ट्र के एक दंपति इस चाइल्ड होम में बच्चा अडॉप्ट करने के लिए आते हैं और उन्हें ये छोटा सा बच्चा जो कि नवजात था, कुछ दिन पहले ही पैदा हुआ था, वो पसंद आ जाता है और फिर उसके टेक केयर के लिए इस दंपति को, यानी कि जो महाराष्ट्र के पति पत्नी आए थे, उन्हें सौंप दिया जाता है। बच्चे की काफ़ी दिनों तक काउंसलिंग होती है, लेकिन पुलिस के लिए अभी भी एक केस ओपन ही था, क्लोज नहीं था, क्योंकि बच्चे और माँ के बीच का जो रिलेशन था वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। पुलिस के मन में ये सवाल पैदा होने लग रहे थे कि क्या वाकई ये जो बच्चा है वो उसके मामा का ही है। इस कारण से जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसके लिए ठोस सबूत चाहिए थे कि ये बच्चा उसके मामा का ही है। इसके लिए बच्ची के और बच्ची के मामा के DNA का रिपोर्ट निकलवाया गया। जब सैंपल लिए गए, रिपोर्ट आया, तब ये जो टेस्ट रिपोर्ट था ये और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। पता चलता है इस टेस्ट रिपोर्ट से कि जो बच्चा है, जो बच्ची अभी नवजात पैदा हुई है, वो उसके मामा की नहीं है। अब फिर से जो मनोचिकित्सक होते हैं उनकी टीम को बुलाया जाता है बच्चे से बात करने के लिए कि बच्ची के साथ क्या कोई और भी ऐसी घटना को अंजाम देने वाला शख्स है जो कि गैर मौजूदगी में उसके माता पिता के घर जाया करता था। इसके बाद जब बच्ची के फिर से पुचकार के दुलार कर काउंसलिंग की जाती है, तब वो बताती है कि उसके एक छोटे मामा भी हैं जिसका नाम शंकर है और वो भी घर आकर वही कांड करते थे, वही काम करते थे जो बड़े मामा करते थे। अब इस शंकर नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाता है। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि शंकर का बड़ा भाई जब इस बच्ची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा था, तब उसने इसके बारे में जानकारी ली। उसने एक दिन ऐसा करते हुए दोनों को पकड़ लिया था, यानी बच्ची को इस हालत में देखकर उसका दिल नहीं पिघला, उसने किसी को बताना उचित नहीं समझा। उसने भी इस मौके की पूरी फायदे उठाने की कोशिश की। वो भी लगातार बच्ची के साथ गलत करता रहा और इसके बाद जब DNA रिपोर्ट बच्ची के दूसरे मामा के साथ मिलान करवाए गए उसके नवजात शिशु के, तो वो फिर सबूत के साथ सामने पॉजिटिव रूप से रिपोर्ट में आ चुका था। इसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर चार्जशीट तुरंत ही कोर्ट में दाखिल किया गया और जल्द से जल्द इस मुकदमे की सुनवाई के लिए अर्जी दायर कर दी गई। 9 अक्टूबर 2017 को बच्ची का DNA रिपोर्ट आ चुका था जो कि पॉजिटिव था, मिलान हो चुका था। इसके बाद केस लगभग
30 दिन पुराना हो चुका था। 30 दिन में उसके बड़े मामा और महज 17 दिन में छोटे मामा, ये दोनों ही मामाओं के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद न्यायालय से एक न्याय समाज के सामने पेश किया गया और महज 30 दिनों के अंदर इन दोनों ही व्यक्तियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई और इस सज़ा को कायम हाई कोर्ट ने भी रखा। जब तक दोनों की सांसें रहेंगी तब तक दोनों जेल के अंदर ही बंद रहेंगे। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट से भी जल्दी किया जाने वाला एक ऐसा न्याय था जो कि 10 साल की बच्ची के जख्मों पे मलहम का काम तो कर सकता है, लेकिन उसके साथ घटी हुई उस घटना को कभी वो भुला नहीं पाएगी जो इन कुछ महीनों में उसके साथ की गई थी। बच्ची फ़िलहाल स्वस्थ है, अपनी ज़िंदगी जी रही है, वो भी अच्छे से, जो कि रिपोर्ट्स बताते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं जब सामाजिक तौर पे समाज के ही कुछ गंदे लोगों की मानसिकता को दर्शाते हैं तो हर रिश्ते पे शक और हर रिश्ते को कलंकित नज़रों से देखा जाने लगता है। ऐसे ही कहानियाँ रिश्तों के विश्वास को ख़त्म कर देती हैं और ऐसी ही कहानियाँ सबक भी सिखाती है कि कैसे कैसे गंदे मानसिकता के लोग इस समाज में भरे पड़े हैं। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं जो कि सच्ची हो, ट्रू स्टोरीज़ हो, जिससे आपको कुछ जानकारियाँ ऐसी हासिल हो जो आपको आगे जाकर आपके जीवन में सचेत करे और सुरक्षित रखे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी, तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।